हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर पैंगोंग त्सो में चीन ने दिया है भारत को तगड़ा झटका। जी हां दोस्तों, बहुत बड़ा धोखा दिया गया है दोस्तों चाइना की तरफ से भारत को। जी हां दोस्तों, बताएंगे बड़ी खबर। सैटेलाइट तस्वीरों से पीएलए के इस बड़े साजिश का खुलासा हो पाया है। दोस्तों क्या है ये बड़ा साजिश चाइना की तरफ से दोस्तों, साथ ही बहुत बड़ा धोखा जो दिया गया है चाइना की तरफ से, इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों आपको। साथ ही बताएंगे जहां पर तालिबान की रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकारों को खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है। जी हां दोस्तों, बड़ी जानकारी हाथ लगी है अफगानिस्तान को। बड़ी खबर दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर चीन की हर चाल पर होने वाली है पैनी नजर। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना ने एलएसी पर कर दिया है ये बड़ा काम। बताएंगे दोस्तों क्या होने वाला है इस जानकारी में आपके लिए। साथ ही बताएंगे दोस्तों अगली खबर में, जहां पर पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की इमारत में फिर दिखा एक बार ड्रोन। जी हां दोस्तों, जम्मू एयरबेस पर अटैक के बाद बढ़ गई है इसको लेकर बड़ी चिंता। जी हां दोस्तों, ये ड्रोन की जानकारी चौथी बार देखी गई है दोस्तों। बड़ी खबर जानकारी देंगे दोस्तों इसकी। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन पर ईद के मौके पर हुए रॉकेट हमले का मास्टरमाइंड को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां दोस्तों, अभी की सबसे लेटेस्ट खबर बताएंगे दोस्तों। गिरफ्तारी के बाद मास्टरमाइंड का क्या कहना है दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर आखिर अमेरिकी सांसद ने क्यों कहा कि शी जिनपिंग का तिब्बत दौरा भारत के लिए बड़ा खतरा है, इसकी भी गहराई में चलेंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर असम मिजोरम हिंसा को लेकर दोनों राज्यों के मुख्य सचिव दिल्ली बुला लिया गया है। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह सचिव के साथ आज बैठक होने वाली है। बड़ी खबर दोस्तों, साथ ही सीए कानून के लिए सरकार को अब भी चाहिए 6 महीने का समय। गृह मंत्रालय ने दोनों सदनों से मांग की इसको लेकर। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर मीराबाई को भारत आने के बाद एएसआई बनाने के बाद अब ये दूसरी बड़ी उनके लिए अच्छी खबर है दोस्तों, जहां मीराबाई को भारतीय रेलवे की तरफ से सलाम के साथ साथ इतने रुपए नगद का मिला है प्रमोशन। बताएंगे इसकी भी जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद कांग्रेस को सबक सिखाने के लिए बड़ा कदम उठा लिया है। जी हां दोस्तों, आपको बताएंगे जहां पर कांग्रेसी का असली चेहरा सामने लेने की बात कह दी है मोदी जी ने। हर तरह की दोस्तों आपको आज खबर बताने वाले, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि हमारी भारतीय सेना में वो जान है, वो ताकत, वो शौर्य, वो बल है दोस्तों जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है, साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है। और इस कोरोना काल में डॉक्टर ही भारत के लिए सबसे बड़े रक्षक हैं। तो फटाफट से इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पैंगोंग त्सो में चीन ने दिया है भारत को बहुत बड़ा धोखा। सैटेलाइट तस्वीरों से पीएलए की साजिश का बड़ा खुलासा। बता दे पैंगोंग त्सो में भारत और चीन के बीच समझौता हो चुका है और समझौते के तहत दोनों देशों की सेना पीछे हट भी चुकी है। लेकिन सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा हुआ है कि पैंगोंग त्सो में चीन भारत को बहुत बड़ा धोखा दे रहा है दोस्तों, और किसी भी वक्त वो घात लगाकर फिर से भारत में घुसपैठ कर सकता है। जी हां दोस्तों, बड़ी खबर। सैटेलाइट तस्वीरों से यह खुलासा हुआ है दोस्तों कि पैंगोंग त्सो से सटे इलाके में चीन ने भारी विध्वंसक हथियारों और सेना के जवानों की तैनाती कर रखी है। जी हां दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरों से यह भी खुलासा हुआ है कि चीन की सेना भारत को धोखा देने की कोशिश में है और चीन का असल इरादा तनाव कम करने का है ही नहीं। जी हां दोस्तों, दरअसल 6 महीने पहले भारत और चीन के बीच पैंगोंग त्सो झील से अपनी सेना को पीछे हटाने को लेकर समझौता हुआ था, जिसके आधार पर दोनों देशों की सेना पैंगोंग त्सो झील से पीछे हट गई थी। लेकिन अब पता चल रहा है कि पैंगोंग त्सो जो फिंगर 4 है वहां से सेना हटाकर चीन ने उसे फिंगर 8 के ठीक पीछे तैनात कर दिया है। यानी जो विवादित जगह है उसके पास ही चीन ने अपनी सेना को जमा कर रखा हुआ है। जी हां दोस्तों, और ये तुरंत की ही तस्वीरें हैं दोस्तों, जब फिंगर 4 से तुरंत फिंगर 8 पर तैनात कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, अपनी ओपन इंटेलिजेंस सोर्स डेस्रेफा की रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने भारी तादाद में सैनिकों को पैंगोंग त्सो झील वाले इलाके में तैनात कर रखा है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि भारत और चीन के बीच का सीमा विवाद अभी भी बना हुआ है और
पीएलए इस विवाद को खत्म करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में ये भारत के लिए बड़ा धोखे की खबर कह सकते हैं दोस्तों आप लोग, क्योंकि चाइना ये डील साइन करने के बाद भी कि हम अपने बॉर्डर से पीछे हटेंगे, लेकिन चाइना ने अपने सैनिकों को पीछे नहीं हटाया दोस्तों, बल्कि दूसरे फिंगर पर सारे सैनिकों को ले जाकर जमा दिया है दोस्तों। ये सैटेलाइट तस्वीरें साफ जाहिर करते हैं। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे दोस्तों इस बड़े धोखे को लेकर जो भारत को दिया जा रहा है चाइना की तरफ से? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर अब आपको बताएंगे कि आखिर क्यों अमेरिकी सांसद ने कहा कि शी जिनपिंग का तिब्बती दौरा भारत के लिए बड़ा खतरा हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको ये खबर बिल्कुल सही से समझ में आने वाली है दोस्तों। पिछली एक खबर से ही जुड़ी एक प्रभावशाली अमेरिकी सांसद ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हालिया तिब्बती दौरे को भारत के लिए बड़ा खतरा बताया है दोस्तों। उन्होंने इसके लिए अमेरिका के जो बाइडेन प्रशासन की भी खिंचाई की है। जिनपिंग पिछले हफ्ते ही अचानक 3 दिवसीय दौरे पर तिब्बत के निंगची पहुंच गए थे। ये इलाका अरुणाचल प्रदेश की सीमा से बिल्कुल सटा हुआ है। जिनपिंग चीन की सत्ताधारी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के महासचिव भी हैं, इसलिए उनका ये दौरा राजनयिक तौर पर सामान्य चश्मे से नहीं देखा जा सकता है दोस्तों। तिब्बत में उन्होंने तिब्बत मिलिट्री कमांड के बड़े अधिकारियों से भी मुलाकात की थी और इलाके में चीन की ओर से चल रहे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया था। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू में रिपब्लिकन पार्टी के सांसद डेविन न्यूज ने कहा कि पिछले हफ्ते ही चीन के तानाशाह शी जिनपिंग भारत की सीमा के पास तिब्बत में जीत के दावे कर रहा था। 30 सालों में ये पहली बार हुआ है। मेरा मानना है कि एक चीनी तानाशाह तिब्बत गया था और भारत को धमकी भी दे रहा था कि 1 अरब से अधिक लोगों वाला जो परमाणु शक्ति भी है, भारत को धमका रहा था कि वो एक बहुत बड़ा वाटर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है, संभवतः भारत के पानी को रोकने के लिए। बता दे कि जो आशंका अमेरिकी सांसद अब जता रहे हैं, इसका शक काफी वक्त से जाहिर किया जा रहा है दोस्तों। इस अमेरिकी रिपब्लिकन पार्टी के सांसद ने बड़ी बात कह दी है दोस्तों और भारत के सपोर्ट में ये बात कही है, लेकिन भारत के लिए बड़ा खतरा है दोस्तों। जिस प्रकार से चाइना तिब्बत में जाकर के वो बड़ा वाटर प्रोजेक्ट बनाने जा रहा है दोस्तों और भारत को पूरी तरह से पानी का आदान प्रदान रोक दिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में हमारे भारत के लिए सबसे बड़ा नुकसान हो सकता है दोस्तों और कहीं ना कहीं उनका ये भी कहना है कि शी जिनपिंग तिब्बत में जाकर के भारत को ये जताना चाहता है कि हमने युद्ध जीत लिया है। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप क्या कमेंट करना चाहेंगे दोस्तों और भारत सरकार से आपकी क्या विनम्र निवेदन होने वाला है, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं क्या कहते हैं आप लोग। साथ ही अगली खबर की बात करें तो तालिबान की रिपोर्टिंग कर लौटे पत्रकारों को खुफिया एजेंसी ने किया गिरफ्तार। आतंकियों के समर्थन में प्रचार करने का बड़ा आरोप। बता दें अफगानिस्तान में तालिबान द्वारा हाल ही में अपने कब्जे में लिए गए एक सीमावर्ती क्षेत्र की रिपोर्टिंग करने के बाद कंधार शहर लौटने के बाद 4 अफगान पत्रकारों को देश की खुफिया एजेंसी ने गिरफ्तार कर लिया है दोस्तों। एक अफगान प्रेस स्वतंत्रता समूह ने मंगलवार को यह जानकारी दी। चारों ने तालिबान कमांडरों का साक्षात्कार लेने के लिए स्पिन बोल्डाक की यात्रा की थी, जब उग्रवादियों ने पाकिस्तान से सटे एक सीमावर्ती क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर अब चीन की हर चाल पर होगी भारत की पैनी नजर। भारतीय सेना ने एलएसी पर लगाए नए कैमरे और सेंसर। बता दें कि एलएसी पर चीन की गतिविधियों पर नजर रखने और ड्रैगन की हर चाल को नाकाम करने के लिए भारतीय सेना ने भी तैयारियां कर ली हैं। भारतीय सेना ने एलएसी पर नए कैमरे और सेंसर लगाए हैं ताकि चीन पर कड़ी नजर रखी जा सके। भारत ने एलएसी पर पुराने कैमरे हटवाकर हाई क्वालिटी के नए कैमरे लगाए हैं दोस्तों। इतना ही नहीं, आधुनिक हथियारों के साथ साथ ऑपरेशनल एरिया को भी नए उपकरणों से लैस किया जा रहा है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों ने पूर्वी लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन पर नजर बनाए रखने के लिए कैमरे और सेंसर में बदलाव कर दिए हैं और पहले से ज्यादा संख्या में इन्हें लगाया गया है। इन कैमरों और सेंसर से तैयार हुआ नेटवर्क दूर दराज और पहाड़ों से दूर जमीन पर बैठे कमांडरों को तुरंत एक्शन लेने में भी मदद कर रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में भारत सेनाओं द्वारा इस कार्य को अगर आप भी सराहना करते तो कमेंट सेक्शन में ऑल द बेस्ट इंडियन आर्मी जरूर कहिएगा दोस्तों, हर एक एग्जामिनेशन के लिए। साथ ही बढ़ते दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां पाकिस्तान में भारतीय उच्चायोग की इमारत में फिर एक बार दिखा ड्रोन। जम्मू एयरबेस पर अटैक के बाद बढ़ गई है ये चिंता। बता दें जम्मू में जिस वक्त बीते सप्ताह एयरबेस पर ड्रोन
अटैक हुआ था उसी दौरान पाकिस्तान के इस्लामाबाद में स्थित भारतीय दूतावास पर भी ड्रोन की घुसपैठ हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर के सैन्य ठिकानों पर ड्रोन अटैक के आसपास ही ये घटना हुई थी। बीते शनिवार की रात को इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के रिहायशी खंड में उसी वक्त एक ड्रोन देखा गया था दोस्तों, जब जम्मू स्थित वायु सैनिक अड्डे पर हमला हुआ था। उस समय एक कार्यक्रम का आयोजन चल रहा था। सूत्रों ने इस घटना को अत्यंत गंभीर बताते हुए बताया है कि भारत ने नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग के अधिकारियों के साथ उठाया है और अपनी सुरक्षा संबंधी चिंताओं से भी अवगत कराया। ऐसे में दोस्तों ये बड़ी खबर मानी जा रही है और बार बार ड्रोन से हमला करने की कोशिश की जा रही है दोस्तों भारतीयों पर। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों, और कौन है इन ड्रोन हमलों के पीछे, किसका सबसे बड़ा हाथ हो सकता है दोस्तों? कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा अपने प्रेडिक्शन के साथ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया दोस्तों तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अंत में शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां अफगानिस्तान में राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट हमलों का मास्टरमाइंड गिरफ्तार कर लिया गया है। बता दें अफगानिस्तान के काबुल शहर में ईद की नमाज के दौरान राष्ट्रपति भवन पर रॉकेट हमलों की योजना बनाने वाले मास्टरमाइंड सहित 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है दोस्तों। टोलो न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार गृह मंत्रालय के प्रवक्ता मीरी वाइस स्टैन खेजई ने बताया है कि काबुल के PD5 में एक अफगान विशेष बल के ऑपरेशन के दौरान गिरफ्तारियां की गई हैं। स्टैन खेजई ने कहा कि हमले की योजना बनाने वाले मुख्य आरोपी का नाम मोमेन है और वो काबुल के पगमान जिले में कई हमलों में भी शामिल था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने कहा कि गिरफ्तार किए गए ये सभी लोग तालिबान के सदस्य हैं। हालांकि तालिबान ने अभी तक इन लोगों की गिरफ्तारी पर कोई टिप्पणी नहीं दी है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जहां पर अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने कड़े अंदाज में चीन को समझाया। तिब्बत, हांगकांग और वुहान पर जताई आपत्ति। बता दें एक तरफ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भारत के साथ संबंधों को मधुर बनाने पहुंच रहे हैं, तो वहीं अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शेरमन चीन पहुंची हुई है। हालांकि दोनों में अहम फर्क यही है कि अमेरिकी उप विदेश मंत्री ने चीनी विदेश मंत्री वेंग यी को अमेरिकी राय से बेहद ही कड़े अंदाज में रूबरू करा दिया है। चीनी विदेश मंत्री के साथ बातचीत में उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर असहमति जताई है। अमेरिकी प्रवक्ता के मुताबिक वेंडी ने इस दौरान शिनजियांग में नरसंहार, तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन और हांगकांग में चीन के गैर लोकतांत्रिक तरीकों पर अपनी चिंता जताई है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करें तो चीन के प्रतिबंध से पाकिस्तान का मछली निर्यात संकट में आ गया है दोस्तों, जिसके बाद हो रहा है इसको करोड़ों का नुकसान। बता दे पाकिस्तान के सदाबहार दोस्त चीन द्वारा शिपमेंट में कोरोना वायरस का पता लगने के बाद मछली निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध के चलते पाकिस्तान के समुद्री भोजन का निर्यात संकट में आ गया है। डॉन की रिपोर्ट के अनुसार जनवरी में चीन को अपनी शिपमेंट में वायरस का पता चला था, जिसके बाद चीनी अधिकारियों ने शीर्ष 15 निर्यातकों में से 9 फर्मों पर अब स्थायी रूप से प्रतिबंध लगा दिया। कादरी नूरी एंटरप्राइज के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मंजर आलम ने बताया कि लगभग 50 कंपनियां चीन को मछली निर्यात कर रही हैं। उन्होंने प्रतिबंध का विवरण देते हुए उन्होंने कहा कि यदि एक शिपमेंट में कोरोना वायरस का पता चलता है तो निर्यातक को 1 सप्ताह का प्रतिबंध लगता है और 4 मामले सामने आने पर निर्यातक 8 सप्ताह के लिए शिपमेंट रोक दी जाती है, जिससे निर्यातकों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चीन से खबर, चीन ने भारतीय नाविकों वाले जहाजों को प्रवेश न देने के आरोपों को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि ऐसे प्रतिबंध कभी नहीं लगाए हमने। जी हाँ दोस्तों, चीन ने मंगलवार को इस आरोप से इनकार कर दिया है कि उसने भारतीय नाविकों वाले व्यावसायिक जहाजों को अनाधिकारिक रूप से अपने बंदरगाहों पर प्रवेश देने पर प्रतिबंध लगाया है। उसने कहा है कि बीजिंग ने ऐसे प्रतिबंध कभी नहीं लगाए और इस तरह की खबरें सही नहीं है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि संबंधित विभागों से बात करने के बाद ये पाया गया है कि चीन ने ऐसे प्रतिबंध कभी नहीं लगाए। आपको बता दें भारतीय नाविक निकाय ने बीते दिनों बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को एक पत्र लिखा था। इसमें दावा किया गया था कि चीन में भारतीय नाविकों वाले जहाजों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है और इसके चलते करीब 20,000 नाविकों को घर पर बैठना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि झूठ बोलना, फरेब करना, चालाकी दिखाना ये
चाइना का काम है? तो आप भी कमेंट में ये बात जरूर लिखेगा दोस्तों कि नाविकों को जरूर रोका गया होगा। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां अमेरिकी सांसद का चीन पर बड़ा गंभीर आरोप। कहा बीजिंग ने नष्ट किए हैं कोरोना महामारी के सबूत। बता दें अमेरिकी सांसद टॉम कॉटन ने कोरोना वायरस की उत्पत्ति व इसके प्रसार को लेकर चीन पर झूठ बोलने और तथ्यों को छिपाने का बड़ा आरोप लगाया। दोस्तों उन्होंने आरोप लगाया है कि बीजिंग शुरुआत से इस महामारी से जुड़े तथ्यों को मिटाने की कोशिश में लगा हुआ है। सांसद टॉम कॉटन ने फॉक्स न्यूज को दिए साक्षात्कार में कहा कि जिन लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश की है उन साक्ष्य और गवाहों को या तो गायब कर दिया गया है या उन्हें मार दिया गया है। कॉटन का कहना है कि इस महामारी के बारे में निश्चित उत्तर मिले की संभावना बहुत कम रह गई है। जी हाँ दोस्तों अगली खबर की ओर चले तो तालिबान ने भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी को लेकर कहा कि दानिश सिद्दीकी अपनी मौत के लिए खुद जिम्मेदार है, हम कभी नहीं मांगेंगे माफी। जी हाँ दोस्तों अफगानिस्तान में भारतीय पत्रकार दानिश सिद्दीकी की निर्मम हत्या करने वाले तालिबान ने कहा है कि वो पुलित्जर पुरस्कार विजेता की मौत के लिए माफी नहीं मांगेगा। तालिबान ने कहा कि दानिश की मौत किसकी गोली से हुई है इसका पता नहीं चल पाया है। तालिबान ने दावा किया है कि दानिश के शव के साथ कोई बेहुरमती नहीं की गई थी। उसने कहा कि दानिश ने युद्धग्रस्त इलाके में आने से पहले हमसे इजाजत भी नहीं ली थी। जी हाँ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की ओर, जहां पर अफगानिस्तान को अरबों रुपए देने की तैयारी में है अमेरिका, पर कैसे होगी इसकी निगरानी, इस बात को लेकर बड़ी सोच की जा रही है। दोस्तों अमेरिका अब अफगानिस्तान से निकलने के अंतिम चरण में है। इस सब के बीच अमेरिका और नाटो ने अफगान सुरक्षा बलों को साल 2024 तक हर साल करीब 300 अरब रुपए देने का वादा किया है। ये पैसे इसलिए दिए जा रहे हैं दोस्तों ताकि अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते प्रभाव को बेअसर किया जा सके। अमेरिका पिछले करीब 20 सालों से अफगानिस्तान में, उसका दावा है कि इन सालों में अफगानिस्तान सेना को ट्रेनिंग देने और हथियार मुहैया कराने में 6,632 अरब रुपए खर्च किए गए हैं। अमेरिकी एजेंसियां इन पैसों के गलत इस्तेमाल की रिपोर्ट जारी करती रहती है। कई रिपोर्ट्स में ये बताया गया है कि करोड़ों रुपए का गलत इस्तेमाल किया गया है और सुरक्षा तंत्र में पर्याप्त भ्रष्टाचार है। ऐसे में अब जब अमेरिका अफगानिस्तान से जा रहा है तो पैसों की निगरानी का काम असंभव सा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों क्या लगता है ऐसे में आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर अब इराक में अमेरिकी सेना का कॉम्बैट मिशन होगा खत्म, ISIS का खतरा बरकरार। बता दें राष्ट्रपति जो बाइडेन सोमवार को इराक में अमेरिकी सेना के लड़ाकू मिशन को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। इराकी प्रधानमंत्री मुस्तफा अल काज़िमी से मुलाकात के बाद जो बाइडेन ने कहा कि इस साल के अंत तक अमेरिका सेना के इस मिशन को खत्म कर दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि ISIS आतंकियों से निपटने के लिए अमेरिका की ओर से इराकी सेना को ट्रेनिंग और मदद मुहैया कराई जाती रहेगी। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर लीबिया से बड़ी खबर, जहां प्रवासियों को ले जा रही नाव पलट गई दोस्तों, जिसमें 57 लोगों की मौत हो गई। बता दें अफ्रीकी प्रवासियों को ले जा रही एक नाव सोमवार को लीबिया के तट पर पलट गई, जिसमें कम से कम 57 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र ने इस बात की जानकारी दी है। जी हाँ दोस्तों बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर ब्रिटिश हाईकोर्ट ने विजय माल्या को घोषित कर दिया है दिवालिया। अब बैंक कर सकेंगे बकाए कर्ज की वसूली। बता दे भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन हाईकोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। दोस्तों हाईकोर्ट ने लंदन उच्च न्यायालय ने विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले ने अब किंगफिशर कंपनी पर बकाए की वसूली के लिए विजय माल्या की संपत्ति जब्त करने का रास्ता खोल दिया है। जी हाँ दोस्तों ऐसे में ब्रिटिश हाईकोर्ट के इस फैसले की अगर आप भी सराहना करते हैं तो थैंक यू ब्रिटिश हाईकोर्ट जरूर कह दीजिएगा। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो बसवराज बोम्मई होंगे कर्नाटक के अगले सीएम, येदियुरप्पा की जगह संभालेंगे पद। बता दे कर्नाटक को कल एक नया मुख्यमंत्री मिल गया है। दोस्तों BS येदियुरप्पा ने सोमवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद कल बेंगलुरु में भाजपा विधायक दल में बसवराज बोम्मई को अगले मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है। बैठक से पहले केंद्रीय मंत्रियों ने राज्य के कई नेताओं से मुलाकात की है। कार्यवाहक सीएम येदियुरप्पा केंद्रीय मंत्रियों जी किशन रेड्डी और धर्मेंद्र प्रधान के साथ होटल पहुंचे, जहां विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में बसवराज के नाम पर मुहर लगी। इस बीच मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे चल रहे बसवराज बोम्मई ने भी धर्मेंद्र प्रधान से
मुलाकात की थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में बसवराज बोम्मई को कर्नाटक के नए सीएम बनने के लिए बहुत बहुत बधाई, कांग्रेचुलेशन बोम्मई जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। अगली खबर की ओर चले तो असम मिजोरम हिंसा से जुड़ी खबर, जहां पर आज दोनों राज्यों के मुख्य सचिव दिल्ली बुलाए गए हैं, जिसके बाद केंद्रीय गृह सचिव के साथ होने वाली है इनकी बातचीत। जी हाँ दोस्तों, असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद को लेकर हुई झड़प में सोमवार को 6 जानें चली गई, तो वहीं 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। इसके बाद दोनों राज्यों में स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है दोस्तों। इसको देखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों को दिल्ली बुलाया है और आज केंद्रीय गृह सचिव दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ बैठक करेंगे। क्या लगता है दोस्तों आपको, असम मिजोरम का हिंसा कैसे समाप्त हो पाएगा दोस्तों, इनके बीच कैसे समझौता हो पाएगा? कमेंट में सुझाव जरूर दीजिएगा दोस्तों। बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां पर सीएए कानून के लिए सरकार को अब भी चाहिए 6 महीने का समय। गृह मंत्रालय ने दोनों सदनों से की है इसको लेकर बड़ी मांग। बता दें, केंद्रीय मंत्रालय ने मंगलवार को संसद को सूचित किया है कि उसे नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए के लिए नियम बनाने के लिए 6 महीने का समय चाहिए। मंत्रालय ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान पर समितियों को 9 जनवरी 2022 तक का समय देने को कहा है। आपको बता दें कि पिछले करीब 20 महीने से सीएए के नियम बनाने का काम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में सीएए कानून क्या भारत में लागू होना चाहिए दोस्तों? आप उसके सपोर्ट में या विरोध में कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। देखते हैं कितनी जनता हमारी सपोर्ट में है सीएए के। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर यूपी चुनाव से पहले ओबीसी पर बड़ा दांव, मेडिकल सीट पर पीएम मोदी ने मंत्रालयों को दिया है ये बड़ा निर्देश। बता दें, उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की नजर राज्य में सत्ता को बचाए रखने की है। इसी के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ओबीसी वोट बैंक पर नजर रखते हुए एक अहम निर्देश दिया है। पीएम मोदी ने सभी मंत्रालयों को कहा है कि मेडिकल सीट्स में ऑल इंडिया कोटा के तहत ओबीसी आरक्षित सीटों के सभी विवादों को जल्द सुलझा लिया जाए। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की ओर चलें तो मीराबाई को भारतीय रेलवे का सलाम, साथ ही 2 करोड़ रुपए नकद के साथ मिला उनको प्रमोशन। बता दे, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की तरफ से पहला पदक हासिल करने वाली मीराबाई चानू सोमवार को स्वदेश लौट आई। एयरपोर्ट पर उनका जोरदार स्वागत हुआ और उन्हें सम्मानित भी किया। वतन वापसी के बाद से मीराबाई को रोज सम्मानित किया जा रहा है दोस्तों। एक तरफ जहां लोग उनकी जीत से गदगद होकर उन्हें बधाई दे रहे हैं, तो वहीं सरकार की तरफ से उन्हें पुरस्कृत किया जा रहा है दोस्तों। फिलहाल नए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपनी किस कर्मचारी को सराहा और 2 करोड़ रुपए के नकद इनाम के साथ साथ प्रमोशन देने का भी ऐलान कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, बड़े गर्व की बात है कि मीराबाई के लिए। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है? आप भी उनको कांग्रेचुलेशन जरूर कह दीजिएगा दोस्तों। और बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां इंतजार हुआ खत्म, स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में अगले महीने से आ सकती है बच्चों की कोविड वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, कोरोना की तीसरी लहर से सबसे ज्यादा बच्चों के प्रभावित होने की आशंकाओं के बीच एक राहत भरी खबर मिली है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने बताया है कि अगस्त महीने में ही भारत में बच्चों के लिए कोरोना रोधी टीका आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही अगली खबर की बात करें तो डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड और पैन कार्ड बनवाने के लिए अब दलालों की जरूरत नहीं होने वाली दोस्तों, क्योंकि इसको लेकर मोदी सरकार ने उठा लिया है बड़ा कदम। बता दें, केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस और इससे जुड़ी सभी सेवाओं को तकरीबन ऑनलाइन कर दिया है। कोरोना काल में आरटीओ की ज्यादातर सेवाएं पहले से ही ऑनलाइन की जा चुकी है। इसके बावजूद गांव देहात में रहने वाले लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड सहित केंद्र सरकार या राज्य सरकारों की योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत होती है। इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए लोगों को जिला मुख्यालय आना पड़ता है और वो दलालों के चंगुल में फंस जाते हैं। ऐसे में अब पंचायत भवनों में ही ये जन सुविधा केंद्र खोले जा रहे हैं। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र सहित देश के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में जन सुविधा केंद्र में ही अब ड्राइविंग लाइसेंस, पीएम आवास योजना के लिए आवेदन, पासपोर्ट के लिए आवेदन का काम मामूली फीस के साथ होने वाला है। ऐसे में दोस्तों, मोदी जी के इस कदम का अगर आप भी समर्थन करते हैं तो सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी जरूर कहिएगा दोस्तों। अगली खबर की बात करें तो बीजेपी सांसदों से बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा संसद नहीं चलने दे रही है कांग्रेस, इसके लिए सामने लेकर आए इनका असली चेहरा। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंगलवार को बीजेपी संसद में बीजेपी संसदीय दल के नेताओं के साथ बैठक की। इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसे। पीएम मोदी ने
सांसदों से साफ कहा है कि कोरोना पर जब बैठक बुलाई गई तो कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया और दूसरे दलों को भी इसमें आने से रोका। कांग्रेस संसद नहीं चलने दे रही है, ऐसे में सांसद, जनता और मीडिया को कांग्रेस का असली चेहरा दिखाए। जी हाँ दोस्तों, अब खुद मोदी जी कांग्रेस के पीछे पड़ गए दोस्तों। जिस प्रकार से विपक्ष और कांग्रेस मिलकर संसद नहीं चलने दे रहे हैं दोस्तों, कोरोना जैसे मुद्दे, बड़े मुद्दों पर बातचीत करने को राजी नहीं है दोस्तों। ऐसे में संसद ना चलने को लेकर मोदी जी ने खुद ये बड़ा फैसला। ऐसे में आपकी क्या राय होने वाली है दोस्तों? और ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबरें कैसी लगी है दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अभी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।